हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, यह हम लोग 4th नंबर का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि 15 मिनट शो हम लोग में 50 मिनट शो हम लोग देख रहे थे। तो इसमें हम लोग प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं सभी। चलिए आज के लिए यह पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा देश है भूटान के साथ सीमा साझा करता है, इसमें से आपको बताना है। इसमें आप याद रखिएगा, इसमें से सभी जो यह असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, यह जो सभी राज्य हैं सभी भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से कौन सी नदी निकलती है, यह प्रश्न पूछा है। तो आप याद रखिएगा, वह लूनी और माही नदी निकलती है। ठीक ना, लूनी और माही नदी निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। सैंडल पीक की अवस्थिति है। तो सैंडल पीक की अवस्थिति आपसे पूछा जाए तो वह आप बताइएगा कहाँ पे इसकी अवस्थिति है। तो सैंडल पीक की अवस्थिति जो है उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की कौन सहायक नदी नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो इसमें आप बताइएगा, यह पेनगंगा जो है यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित सिंचित खेती की जाती है। किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, यह प्रश्न पूछा है। तो आप याद रखेगा, यह दक्कन का पठार में की जाती है। ठीक। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, वह आप बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो वह लू है। ठीक, कौन सा? यह लू ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है। तो इसमें आप बताइएगा, विकासशील तथा विकसित देशों में समान नहीं होती है। तो वह आप याद रखिएगा, वह तकनीकी उन्नति यह विकासशील और विकसित देश में समान नहीं होती है। जीएसटी किस प्रकार का कर है, आपसे पूछा जाता है। तो जीएसटी आपसे पूछा जाए तो किस प्रकार का कर है, तो यह अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। आगे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश को क्या कहा जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखें, यह निजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। चलिए, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है, तो आप याद रखें, यह प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक ना, प्रत्यक्ष संबंध है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, तो आप याद रखिएगा, इनमें सभी प्रदूषण, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस गैस। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकारा गया था। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, यह पर्यावरण का प्रश्न है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, यह 1997 में स्वीकारा गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। इसमें आप याद रखिएगा, इसमें अभ्यारण्य और उद्यान दिया है। इसमें आपसे पूछा है वह कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें आप याद रखिएगा, जो सिमलीपाल अभ्यारण्य है वह आपसे पूछा है कहाँ पे। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य आप बताइएगा कि उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे? गुजरात में। और हमारा जिम कार्बेट की बात की जाए तो जिम कार्बेट हमारा उत्तराखंड में, यह उत्तराखंड में है। और सरिस्का जो है हमारा उत्तर प्रदेश में है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक ना, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, सत्य फल किसमें विकसित होता है। सत्य फल किसमें विकसित होता है, आपसे पूछा है। तो सत्य फल यह अंडाशय में विकसित होता है। किसमें? अंडाशय में विकसित होता है। कार्ड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। कार्ड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा, ये विटामिन डी से संबंधित है। विटामिन डी से संबंधित है। निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, तो यह राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है।
वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो वह कौन सा जीव है जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, वह क्या कहलाता है? इसमें आपसे पूछा है तो वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक कहलाता है। क्या? प्रोकैरियोटिक कहलाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह आलू है। क्या? आलू ऑप्शन हमारा से होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम के बारे में सही है तो आप याद रखिएगा, फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आप बताइएगा, जो स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी प्रतिशत मात्रा में उपलब्ध और सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह प्रश्न पूछा है। तो आप याद रखिएगा यह 1%, ठीक है, 1% ऑप्शन हमारा सही होगा। कैल्शियम कार्बाइड का, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश डैश बनाता है। तो आप याद रखिएगा, जो कच्चे फल होते हैं उसको पकाने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसको क्या किसमें रखा जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। तो वह कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा? यहाँ पे पूछा है, जिसमें आप याद रखिएगा एसिटिलीन, ठीक ना, एसिटिलीन क्योंकि वह एसिटिलीन बनाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होगा। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जाए तो वह 32 होती है, ठीक ना। एन कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। जिसमें ऐसे तत्व हैं जिसमें सभी गैसें हैं, तो वह समूह 18, ठीक है। ऑप्शन हमारा सही होगा डी। चलिए आगे चलते हैं। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, जल में घुलकर मुक्त करते हैं, तो वह हमारा OH कहलाता है, ठीक है। OH ऑप्शन हमारा सही होगा। स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें आपसे पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा? तो वह इसमें सभी ऑप्शन हमारा असत्य है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है, इसमें पूछा है। तो इसमें आप याद रहेगा, यह सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें जो होती हैं वह अनुप्रस्थ नहीं होती हैं। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EGZ का सृजन हुआ था। EGZ का सृजन हुआ था, इसमें आपको याद रखना है। तो यह कांडला में, कहाँ पे? कांडला में। ऑप्शन हमारा से होगा, ठीक। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है, इसमें कौन सा होगा? स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही होगा, ठीक। आगे चलते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसमें आप बताइए, तो यह कहाँ पे? झांसी में स्थित है, ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? इसमें आप याद रखिएगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही होगा, ठीक। आगे चलते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो आप याद रखिएगा, यह ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का उपयोग करते हैं, इसमें सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है यह गैर संवैधानिक निकाय है, और इसमें हमारा जो सही होगा वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा वह हमारा सी ऑप्शन से होगा, फर्स्ट, थर्ड एवं फोर्थ। चलिए, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा।
तो आप याद रखिएगा यह समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसमें आप याद रखिएगा यह राज्यपाल होता है, ठीक ना, यह राज्यपाल होता है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ठीक। और यह आज के लिए बस इतना हम लोग करते हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एक बार जरूर करिएगा, ठीक।